चर्चा टॉपिक का नाम है बेसिक्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखा जाए तो स्पेक्ट्रोस्कोपी किसी केमिस्ट्री के मेन ब्रांच से नहीं आ रहा है। माना जाता है कि केमिस्ट्री के अप्लाइड ब्रांच कहा जाता है। मूल रूप से आप जब फर्स्ट ईयर से पढ़ना शुरू करते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, और अब जब आप फाइनल ईयर में आते हैं तो आपको एक नया टॉपिक देखने को मिलता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपने देखा होगा फाइनल ईयर में स्पेक्ट्रोस्कोपी थोड़ा सा ऑर्गेनिक में भी आपको देखने को में भी है में भी हिस्सा रहता है। तो कई बार रहता है सर, ये मूल रूप से तीनों ब्रांच कौन से ब्रांच का आता है? ये ऑर्गेनिक में आता है या इनऑर्गेनिक में आता है या फिजिकल में आता है? तो देखा जाए तो ये तीनों ब्रांच में सम्मिलित है, लेकिन इसका एक और अलग ब्रांच माना जाता है जिसको हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री के नाम से हिंदी में रसायन कहते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में जब एनालिसिस करने के लिए जाते हैं पर्टिकुलर किसी भी कंपाउंड के संरचना को, उसके और बहुत सारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को, जो कि रिएक्शन से अलावा दूसरे उपकरणों के माध्यम से इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे एनालिसिस किया जा सकता है, उनको एनालिटिकल केमिस्ट्री में रखा जाता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हम आज जो चर्चा करने वाले हैं वो स्पेक्ट्रोस्कोपी पर चर्चा होगी। मूल स्पेक्ट्रोस्कोपी किस पर्टिकुलर बेसिस पर काम करता है, इसका क्या थ्योरेटिकल लॉजिक है, क्या इसका एप्लीकेशन, कहाँ इसका उपयोग होता है और किस प्रकार से इसे हम आसान भाषा में और सरल तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से ऐसा बेसिक नहीं है कोई हम मूल रूप से 12th स्टैंडर्ड से स्टैटिक स्टेट में जाता है तो कुछ करता है या एब्जॉर्प्शन और क्वांटम कहते हैं। बस ये क्वांटम वाले फैक्टर की जगह स्पेक्ट्रम वर्ड यूज करना शुरू कर देंगे तो आपको लगे मॉलिक्यूल जो इससे दूसरे स्टेज में जाने का प्रयास करता है, ग्रहण या अब्जॉर्ब करता है, इमिट करता है। ये एब्जॉर्प्शन या इमिशन जो है वो स्पेक्ट्रम के तौर पे होता है। तो ये जो स्पेक्ट्रम आपको देखने को मिलेगा, इस स्पेक्ट्रम को डिटरमाइन करने के लिए अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए अलग है। तो यही आपके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग किया जाता है विथ एंड द मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करते हैं उस में जब कोई अंतर क्रिया के अंदर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है? अभी नेक्स्ट मैंने किया नहीं, अभी मैं बेसिक टाइप में हूँ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदी में इसे वर्णक्रम मापी कहता है। वर्णक्रम मापी का मतलब होता है, वर्णक्रम का मतलब है कि कलर एक ग्रुप, कलर का ग्रुप समूह, अलग अलग कलर के जो समूह होते हैं ग्रुप में कुछ ब्लैक होते हैं और वो कंटिन्यूस भी हो सकता है, वो डिसकंटिन्यूस भी, उन्हें स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और स्पेक्ट्रम को मेजर करने के लिए जिस पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी का, इंस्ट्रूमेंट का, जिस तकनीक का उपयोग किया जाता है उसे स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जाना जाता है। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो आपको मैंने बताया स्पेक्ट्रम जो होता है वो रंगों का समूह होता है, और उस रंगों के समूह को, कलर्स के समूह को, चाहे वो कंटिन्यूस में रहे चाहे डिसकंटिन्यूस रहे, वो स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है, उसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है, वर्णक्रम कहा जाता है। हिंदी में आप इसे चर्चा करेंगे। ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है स्पेक्ट्रम, इसके कुछ प्रकार है। बेसिकली हमने इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। स्पेक्ट्रम का प्रकार नहीं है, बल्कि स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट करने का प्रकार माना जाता है। स्पेक्ट्रम तो अभी आगे जब आपको पढ़ाएंगे स्पेक्ट्रम के प्रकार में, तो ये बेसिकली दो प्रकार होते हैं स्पेक्ट्रम। एक को इमिशन नाम से जाना जाता है, दूसरा को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो इमिशन और एब्जॉर्प्शन पहले समझ लेते हैं।
स्पेक्ट्रम क्या कहते हैं। हिंदी में इमिशन का मतलब उत्सर्जन और एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण। मैं एक ब्लैंक स्लाइड ले रहा हूँ, जिसको देख लें। सपोज मान लीजिए हमारे पास ये दो स्टेज है, ज़्यादातर हम इसे ग्राउंड स्टेज कहते हैं और ये एक्साइटेड स्टेट कहलाता है। सपोज मान लीजिए हमारे पास भी कोई मॉलिक्यूल है, वो ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट में रहने पर जब मात्रा में बाहर से एब्जॉर्व करेगा, ऑब्जर्व अभी कर रहा है, ध्यान दीजिएगा ना, ऑब्जर्व जब उसके ऊपर हमने विकिरण आपतित किया तो उसने कुछ मात्रा में एनर्जी क्या किया, ऑब्जर्व किया। इस समय आप उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। जब ये एक्साइट होकर, क्योंकि इसने एनर्जी एब्जॉर्व किया, एनर्जी एब्जॉर्व करने के बाद जब ये कहा जाएगा एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के पश्चात चूंकि वो अभी सबसे सबसे उच्चतम हाईएस्ट कंडीशन में है, तो वो बहुत ज्यादा सही रहा है, स्टेबल नहीं है। तो स्टेबल ना होने के कारण जब वापस अपनी मूल अवस्था में आएगा, तो वापस जब अपनी मूल अवस्था में आएगा, आते समय जितनी एनर्जी उसने होती है वो पूरी एनर्जी क्या करता है, इमिट करता है। तो वो जो इमिट करता है उसे जब आप पर्टिकुलर किसी प्रिज्म में से जब गुजारेंगे, तो प्रिज्म में से जब गुजारेंगे तो उसमें रंगों का क्रम प्राप्त होगा, सीक्वेंसेस प्राप्त होंगे। ये जो सीक्वेंस मिलेगा वही सीक्वेंस क्या कहलाएगा, आपका इमिशन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये इमिशन है तो एब्जॉर्प्शन कौन सा होगा, जो इसने ऑब्जर्व किया वो वाला है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा क्या? जी बिल्कुल नहीं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि उसने जितना एनर्जी पूरा का पूरा एब्जॉर्व किया था उसमें पूरे को इमिट नहीं करता है वो, याद रखिएगा। इमिट करने के दौरान भी उसमें कुछ मात्रा में ऐसी ऊर्जाएं का क्रम रहता है जो कि आपको दिखाई नहीं देता, जो कि इनविजिबल होता है। तो वो जो इनविजिबल जो ब्लैक लाइन की रेखाएं होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाती हैं। वो भी एनर्जी का ही रूप है, वो भी एनर्जी का बैंड है, वो कहलाएगा आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो दोनों के दोनों एक जैसे हैं, एब्जॉर्प्शन भी और इमिशन। बस ये है कि आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लियर लाइंस में आपको दिखाई, इमिशन स्पेक्ट्रम आपको क्लियर दिखाई देगी क्योंकि वो आपको इमिट होकर आपकी तरफ आ रहा है, और एब्जॉर्प्शन जो रहेगा वो आपको क्लियर रूप से दिखाई नहीं देगा। वो एनर्जी आपको इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पता चलेगा कि उसने उसे क्या किया है, एब्जॉर्व किया हुआ है। इसके दो कैटेगरी मैंने डिवाइड किया हुआ है इमिशन का। इमिशन के लिए पहला कैटेगरी में जो टाइप है, तीन प्रकार के हैं। एक कंटिन्यूअस कहलाता है, दूसरा लाइन या इसी को एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, और तीसरा कहलाएगा आपका बैंड स्पेक्ट्रम या इसे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, सतत सतत स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। तो सतत स्पेक्ट्रम का मतलब यह है कि जब आपको रंगों का जो ग्रुप मिलेगा, कलर्स का जो ग्रुप मिलेगा, उसमें कहीं पर बीच में कोई भी गैप नहीं रहेगा, एक कलर दूसरे कलर के ऊपर ओवरलैप्ड रहता है, तो वो कहलाएगा आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के मतलब कि आपको लगातार वो लाइट क्या होती जाएगी, मिलते जाएगी, रुक रुक के नहीं आएगी आप तक जो लाइट आएगी, वो क्या आएगा आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जैसे अगर आप किसी चारकोल को आप गर्म करते हैं, हाथ गर्म करते हैं, तो आपको कंटिन्यूअस लाल दिखता है। इसका मतलब वो लगातार आपसे जो लाइट जो आप तक पहुंचा रहा है, भेज रहा है, कर रहा है, वो सभी की सभी लाइट किससे कैटेगरी में आएंगी, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की कैटेगरी में आएंगी। आप इसे आपका जो रैम्बो बनता है, आपको भी लगभग लगभग एग्जांपल देना चाहें तो इसमें आप दे सकते हैं, क्योंकि जो लाइट आपको कंटिन्यूअसली मिलती है बिना वो सभी सभी किसके अंतर्गत आती है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के कैटेगरी में आती है। एक और एग्जांपल लिया है, इलेक्ट्रिकल जो लाइट होते हैं, जो आपको बल्ब रहते हैं, जो आर्क दे रहा है, वो भी जो है वो कंटिन्यूअस में है, आपको बंद चालू में आपको पता नहीं चलता, वो लगातार आपको क्या करता है, रोशनी देता है, लाइट देता रहता है, वो भी इमिशन स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है कंटिन्यूअस कैटेगरी के अंतर्गत। अगला आता है वो है लाइन आर एटॉमिक, इसे हिंदी में रेखीय या परमाणविक स्पेक्ट्रम कहते हैं। रेखीय या परमाणविक स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि आपको रंगों का बैंड नहीं मिलेगा, इसमें आपको कोई एक लाइन कंटिन्यू दिखाई देगी, उसे कहा जाता है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम मोनोक्रोमेटिक होता है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब इसमें एक से ज्यादा कलर नहीं होते, एक सिंगल कलर होता है जो कि आपको लीनियर दिखाई देगी। लीनियर को आप कंटिन्यूअस इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि कंटिन्यूअस में मल्टीपल कलर होने की संभावनाएं हैं, और लाइन में मल्टीपल कलर होने की संभावनाएं नहीं होती। एक ही कलर की लाइन आपको लगातार दिखाई देती है, उसे कहा जाता है लाइन स्पेक्ट्रम। दूसरा, ये लाइन स्पेक्ट्रम हमेशा से एक या दो ऐसे रहते हैं जिसके बीच में आपको काली पट्टी नजर आएंगे,
आपको काली पट्टी नजर आई का मतलब ये कुछ इस प्रकार का मान के चलिए कि मान लो मेरे पास सोडियम का एग्जांपल लिया मैंने, सोडियम लैंप जो रहता है उसमें से दो लाइन निकलती है, दोनों का अलग अलग रहता है। तो आपको बीच का जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, जो आपको ये कह सकते हैं कि अगर मैंने इसे ब्लैक कलर में इंडिकेट करूं तो बुरा गलत नहीं होगा, जो ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है ये इस ब्लैक हिस्से से डिवाइड है, ये वाला लाइन भी और ये वाला लाइन, तो ये दोनों लाइन क्या कहलाएगा आपका, लाइन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। ये हमेशा से किसी एक ही परमाणु से निकलता है, किसी एक परमाणु से निकलता है मतलब पर्टिकुलर किसी एक एटम से निकलता है। किसी एक एटम में आप पता है कि किसी एक ही इलेक्ट्रॉन के एक साइड में हो रहा होगा, इसका नाम एटॉमिक स्पेक्ट्रम के नाम से भी जाता है। एटॉमिक इसलिए कहते हैं ये मेरे पास सोडियम का कोई मॉलिक्यूल है, सोडियम का मॉलिक्यूल में लास्ट वाला या जो सेल है वहां से एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होकर अपने एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांसफर होता है। तो ये केवल एक ही प्रकार के सोडियम का नहीं है, जितने भी सोडियम होंगे सारे सोडियम में कुछ इसी प्रकार का ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब जितने भी प्रकार के सोडियम मॉलिक्यूल होंगे जब भी वो एनर्जी मीट करेगा आपको लाइन आपको दिखाई जाएगा, इसलिए इसका नाम है लाइन स्पेक्ट्रम या इसी को एटॉमिक कहते हैं। मैंने दो बैंड का नाम भी दिया हुआ है जिसका वेवलेंथ दिया है मैंने 5889 एंगस्ट्रम का और एक 5896 एंगस्ट्रम के दो लाइन निकलती है जिसका नाम हम लाइन स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार बैंड स्पेक्ट्रम रहता है। बैंड स्पेक्ट्रम आपका दूसरा स्पेक्ट्रम है जिसमें जिसको हम मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रम का मतलब यह है कि जिसमें एक से ज्यादा परमाणु उपस्थित होते हैं। तो एक से अगर ज्यादा परमाणु उपस्थित होगा जो एक ही साथ कनेक्टेड है उसमें मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रहता है। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का मतलब यह है कि उसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम है और दूसरे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्यादा है, तो एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन जब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है अलग अलग एनर्जी लेवल में, तो एक साथ बहुत सारी बैंड जो है एक साथ बहुत सारी ऊर्जा स्पेक्ट्रम होते हैं वो इमिट करते हैं। आपको एक साथ समूह के रूप में नजर आएगा, बैंड के रूप में नजर आएगा। इस बैंड में कहीं पर कोई भी नजर नहीं आएगी, आपको सारी जो लाइनें हैं वो सभी के सभी आपको ग्रुप के रूप में नजर आएंगी, बैंड के रूप में नजर आएगा। जैसे मान के चलिए कि मैं एक पैटर्न बताऊं आपको, सपोज मान के चलिए कि मुझे एक पैटर्न मिला, ये लाइन मिली, ये लाइन का एक बैंड मिला ऐसा कुछ इस प्रकार का, उसके बाद थोड़ा गैप मिलेगा, फिर आपको लगातार आपको बैंड मिलेगा। इस प्रकार से बैंड मिलता है। ये जो आपको मिला है बैंड एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये जो आपको मिला है बैंड ये और ये दोनों क्या कहलाएंगे आपके लिए, बैंड स्पेक्ट्रम कहलाएंगे, जिसका बीच का स्पेस जो रहेगा वो खाली रहेगा। ये आपको जो स्पेक्ट्रम मिला है ये बैंड कहलाता है। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार के होते हैं इमिशन वाला। अब इसी का पैरेलल जो दूसरा एब्जॉर्प्शन है जो कि आपको इमिशन स्पेक्ट्रम के पैरेलल कंटिन्यूअस नजर आएगा लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि ये एब्जॉर्ब वाला है, तो एब्जॉर्ब हो रहा है इसका मतलब आप तक नहीं पहुंचेगा, वो मॉलिक्यूल में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये भी आपके तीन प्रकार के होंगे, जैसे इमिशन होता है उसी प्रकार का क्या रहेगा, एब्जॉर्प्शन रहेगा। कैसे एब्जॉर्प्शन हो सकता है? जैसे आपको मैंने बताया कि जब किसी पर्टिकुलर सोर्स से कोई लाइट निकलता है तो कुछ हिस्से से लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, वहां से ब्लैक लाइन निकल रही है लेकिन आपको वो दिखाई नहीं देगी क्योंकि उसे मॉलिक्यूल किया जा रहा है लगातार एब्जॉर्ब, तो आपको कंटिन्यूअस लाइन के बीचों बीच रहेगा लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूअस जो लाइन आती है आप तक पहुंच रही है इलेक्ट्रिक लाइट, लेकिन इलेक्ट्रिक लाइट में से सारी लाइट इलेक्ट्रिक नहीं है, कुछ हिस्से जो आपको निकलेंगी वो एब्जॉर्ब भी होती हैं, वो क्या कहलाएगा, आपका एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। वैसे ही सोडियम में जो दो रेस निकलती है वो दोनों जो आपको दिखाई दे रही है वो लाइन स्पेक्ट्रम कहलाएगी इमिशन में, लेकिन जो दिखाई नहीं देती है दोनों लाइन के साइड बाय साइड दो और काली पट्टी बनती है, ये काली पट्टी जो आपको नजर नहीं आती ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। लेकिन ये भी आपको बताना है कि ये भी आपके लाइन और एटॉमिक में आएगा। उसी प्रकार बॉन्ड बैंड में भी आपको नजर आ रहा होगा, देख लीजिए बीच में जो मैंने आपको गैप दिया हुआ है, ये वाला जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला स्पेस आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है का मतलब ये है कि यहाँ पर इनविजिबल है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपको यहाँ पे रहेगा। आप इसे केवल ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, कुछ ऐसे ऊर्जा के लाइन होंगी जो आपको नजर नहीं आती क्योंकि ये एब्जॉर्ब किया जा रहा है। इमिट किया होता तो आप तक पहुंचता तो आपको दिखाई देता, एब्जॉर्ब किया जा रहा है इसलिए आपको ये दिखाई
नहीं देता। तो ये जो आपको बताया, ये स्पेक्ट्रम के दो प्रकार हैं। आप इसे बेसिक्स तौर पे जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, इसमें से अगर किसी को कोई डाउट है इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में तो आप पूछ सकते हैं। मैं दूसरे स्लाइड की तरफ चलता हूँ। बैंड स्पेक्ट्रम इस प्रकार के रहते हैं, जैसे मैं आप एग्जांपल दिखा देता हूं। मैं सपोज मान लीजिए मैं एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने O2 का एग्जांपल लिया, O2 और N2 का। जैसे O2 मॉलिक्यूल आप जानते हैं, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल होते हैं। सॉरी, जस्ट अ मोमेंट। ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल होते हैं। ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल आपस में डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। पहले मॉलिक्यूल का सिस्टम में आपको पता है कि इसके लास्ट सेल में अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद होगा, पहले कोश में 2 होते हैं और अंतिम में 6 होते हैं। इन सभी की ऊर्जा एक जैसी नहीं है। तो जब ये एक्साइट होकर जाएंगे तो हो सकता है कि s ऑर्बिटल की ऊर्जा अलग और p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा अलग है। जब एक्साइट होकर जाएगा, उत्तेजित अवस्था में जाएगा, तो इसकी ऊर्जा का क्रम अलग रहेगा, इसकी ऊर्जा का क्रम अलग रहेगा। तो इस ऊर्जा के क्रम के जो स्पेक्ट्रम मिलेंगे वो अलग रहेंगे, और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का जो निकल के जाएगा उसका स्पेक्ट्रम क्या रहेगा, अलग मिलेगा। तो इसका आपको जो मिलेगा वो अलग बैंड रहेगा, इसका जो आपको मिलेगा वो अलग बैंड रहेगा। तो ये दो अलग अलग आपको क्या मिलते जाएंगे, बैंड इस प्रकार से मिलते जाएंगे। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में नहीं है। तो सोडियम में अंतिम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसमें केवल एक ही या दो लाइन आपको नजर आएंगी। जबकि जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे लास्ट शेल में, उसमें ज्यादा उतने क्या मिलेंगे आपको, ऊर्जा की लाइन मिलेंगी, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन का अलग स्पेक्ट्रम आपको देखने को मिलेगा। वो सभी समूह के रूप में रहेंगे, ग्रुप में इसलिए क्योंकि वो एक ही सिस्टम से निकल रहे हैं, एक ही मॉलिक्यूल से निकल रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल से निकलते हैं, इसलिए इसमें मिलने वाला जो स्पेक्ट्रम रहेगा वो एक साथ बहुत सारे जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसका झुंड आपको देखने को मिलता है, इसलिए इसका नाम बैंड स्पेक्ट्रम है। ठीक है, क्लियर हुआ? जी सर। नेक्स्ट अगला है आपके लिए तो कुछ आपको ये बताना पड़ेगा कि जब कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो है स्पेक्ट्रम देता है तो उसमें स्पेक्ट्रम देने से पहले, स्पेक्ट्रम रिलीज करने से पहले मॉलिक्यूल्स में, पर्टिकुलर एटम में क्या क्या ट्रांजिशंस होते हैं, क्या क्या संक्रमण होता है जब उसमें ये ऊर्जा के जो पार्टिकल्स होते हैं स्पेक्ट्रम के रूप में बाहर निकलते हैं। तो बेसिकली जब भी कोई पर्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल जब एनर्जी को एब्जॉर्व करता है तो वो एनर्जी उसके मॉलिक्यूल्स में कुछ परिवर्तन करने का प्रयास करता है, लेकिन पूरा परिवर्तन नहीं कर सकता। कैसे पूरा परिवर्तन नहीं कर सकता, ये आपको मैं बता देता हूं कि हर एटम में अलग अलग इलेक्ट्रॉन का अलग अलग एनर्जी होता है जो कि न्यूक्लियस से बाइंडेड है। तो किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम है, किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्यादा है, पहला ये। दूसरा ये, वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का अपना एक स्टेबिलिटी है जो एक साथ उपस्थित है एटम के रूप में या कंपाउंड के रूप में। तो जब बाहर से जब वो कोई एनर्जी को एब्जॉर्व करता है तो उस एनर्जी में इतनी ताकत है कि नहीं है जो उसके इलेक्ट्रॉन को प्रभावित कर सके, उसके न्यूक्लियस को अफेक्ट कर सके, उस मॉलिक्यूल को अफेक्ट कर सके जो आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो उसमें कौन कौन से ट्रांजिशन होने की संभावना है और कब ये ट्रांजिशन होगा, ये देखने के लिए हम ये देखते हैं कि उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूलर एनर्जी पाए जाते हैं। तो किसी पर्टिकुलर एटम में 4 प्रकार की एनर्जी पाई जाती है जिस पर आधारित है पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहला एनर्जी जिसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन एनर्जी, जिसे आप ये कह सकते हैं स्थानांतरण ऊर्जा। स्थानांतरण ऊर्जा का मतलब ये है कि जब पर्टिकुलर कोई कोई एक पर्टिकुलर एटम कोई ऊर्जा को ग्रहण करने के बाद अपनी जगह से स्थानांतरित हो जाता है तो वो कहलाता है स्थानांतरण ऊर्जा। अपनी जगह से हट जाए तब वो क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन एनर्जी कहलाता है। ये क्वांटाइज्ड नहीं है, इसका मतलब इसमें आपको हर मॉलिक्यूल के लिए एक जैसा आपको एनर्जी मिलेगी। आपको पता है हर अलग अलग मॉलिक्यूल के ट्रांसलेशन एनर्जी क्या होते हैं, ऑलमोस्ट अलग अलग होते हैं, और सभी अलग अलग तरीके से क्या होते हैं, ट्रांसलेट होते हैं, अलग अलग तरीके से स्थानांतरित होते हैं। इसलिए इसको नॉन क्वांटनाइज्ड एनर्जी के नाम से जाना जाता है। इसे नॉन क्वांटनाइज्ड एनर्जी कहते हैं। ये ठीक है, क्वांटनाइज्ड एनर्जी नहीं है। उसके बाद जो 3 एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी का मतलब है कि किसी मॉलिक्यूल में कंपन करा सके, उस ऊर्जा को बोलते हैं कंपन ऊर्जा। कंपन करा सके मतलब जैसे मान के चलिए कि आप कहीं पे खड़े हुए हैं, तो आप खड़े हुए हैं तो आपके पास से कोई मच्छर जो गुजरेगा वो मच्छर आपसे टकरा कर आपको हिला नहीं सकता। तो उसका मतलब ये है कि आपको मच्छर में इतनी ताकत नहीं कि आपको वो खड़े खड़े हिला सके।
तो हो सकता है कि जब दूसरा बड़ा उससे बड़ा प्राणी आए, मान लो आप, मान लीजिए कोई पक्षी आया, पक्षी आपके ऊपर टकरा, पक्षी भी इतनी ताकत नहीं है कि आपको खड़े खड़े हिला सके, अब अगर आप एक जगह खड़े हैं। लेकिन अगर आपसे भारी कोई वस्तु आए या कोई व्यक्ति आए तो आपके ऊपर धक्का खाए, तो आपको पता है कोई गाड़ी आपके ऊपर टकराए तो आपको पता है आप गिर जाएंगे अपनी जगह से, वाइब्रेट होंगे, आप लटेंगे या वहां से हट जाएंगे। इसका मतलब यह है कि सामने वाले जो एनर्जी है उस पर डिपेंड करता है कि जब वो आपके ऊपर टकराए तो आप ये देखें, आप अपनी जगह रख के मॉलिक्यूल को देखें, तो जब वो मॉलिक्यूल के ऊपर कोई एनर्जी आती है और उस जो मॉलिक्यूल होता है जब उस एनर्जी को अब्जॉर्व करता है, तो ये देखना होता है कि उस एनर्जी में इतनी ताकत है कि नहीं है कि उस मॉलिक्यूल में कंपन करा सके, तो वो कहलाएगा कंपन एनर्जी, जिसे हम वाइब्रेशनल एनर्जी के नाम से जानते हैं। ये भी क्वांटाइज एनर्जी के अंतर्गत आता है, जो कि हर अलग अलग मॉलिक्यूल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कोई सिस्टम है, गिलास में मान लो मेरे पास बहुत सारी ऊर्जा है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, तो जब उस गिलास के पदार्थ में जब कोई मैं लाइट डालूंगा तो वो लाइट सभी परमाणुओं पर समान रूप से जाएगा, इसलिए उसे क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल। और जब कंपन कराएगा तो सभी मॉलिक्यूल में क्या आएगा, कंपन कराएगा, एक कंपन कराएगा, अलग अलग नहीं है। ऐसे ही कि वाटर के पहले मॉलिक्यूल को पहले कंपन कराएगा और वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल को बाद में कंपन कराएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करा रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसके साथ वो सारे आसपास के सारे वाटर मॉलिक्यूल को एक साथ वाइब्रेट कराएगा। इसका मतलब सब में ऊर्जा समान रूप से वितरित होता है, जो उसे क्या कर सका है, कंपन करा सकता है। दूसरा वैसे आता है आपका रोटेशनल एनर्जी, जिसे हम कहते हैं रोटेट कराना। रोटेट मतलब आप कह सकते हैं घूर्णन। घूर्णन जैसे आप जानते हैं कि पर्टिकुलर एक जगह में रहेगा, उसका एक सेंटर, और रहने के बाद वो दूसरे किसी पर्टिकुलर एंगल से क्या हो जाता है, घूम जाता है, अपनी जगह से क्या हो जाता है, घूमता है। इतनी ताकत भी अगर किसी में पदार्थ में है तो क्या कहलाएगा, रोटेशनल एनर्जी कहलाएगा। तीसरा सबसे मोस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का मतलब यह है कि परमाणु में तो बाहर से आप परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन अगर परमाणु के अंदर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन कर सकते हैं, तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में परिवर्तन करा सकते हैं, तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ये चार प्रकार की जो एनर्जी होती है वो हर किसी मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट रहती है, जिसको ई टोटल के नाम से जानते हैं। इन चारों प्रकार की एनर्जी में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कोई सवाल इसमें से? कौन सा रोटेशनल, और कौन सा पूछ रहे थे कोई? अच्छा, चल पहले मैं रोटेशनल को बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। मैं मान लो वाटर का दे रहा हूँ ध्यान। मान लो मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है और वाटर मॉलिक्यूल, हेलो, मान लो मेरे पास और वाटर मॉलिक्यूल है कि ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है, तो इसमें सेंटर कौन होगा, सेंटर ऑफ मास कौन होगा? हाँ, तो ऑक्सीजन सेंटर ऑफ मास होगा। तो ऑक्सीजन को धुरी मान लीजिए आप, आइए धुरी मान लीजिए, अपनी जगह खड़ा है, इसको आप लाइन से बांध लीजिए। अब इसे ऊर्जा दीजिए, जब ऊर्जा दोगे तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। कौन रोटेट करेगा? दोनों हाइड्रोजन रोटेट करेगा। तो अगर वो रोटेट करा सकता है सामने वाली ऊर्जा, तो ऊर्जा क्या कहलाएगा, रोटेशनल एनर्जी कहलाएगा। केवल रोटेट कराएगा। रोटेट करने का मतलब ये है कि ये जो आपको हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों हाइड्रोजन, या तो ये दोनों के दोनों इधर घूमने का प्रयास करेंगे, या तो दोनों इधर घूमने का प्रयास करेंगे, इस प्रकार से रोटेट होने का प्रयास करेंगे, ठीक है। या दोनों के दोनों जो है वो पूरे के पूरे इधर रोटेट होने का प्रयास करेंगे 180 डिग्री। मतलब ये कि किसी पर्टिकुलर सेंटर में रह के वो दोनों घूमने का प्रयास करेंगे, तो क्या कहलाएगा वो एनर्जी, वो क्या कहलाएगा, जो एनर्जी जिसको एब्जॉर्ब करने के बाद ये रोटेट हो रहा है वो कहलाएगा रोटेशनल एनर्जी। हम आगे आगे चर्चा करेंगे कि कौन सी ऊर्जा वाला जो स्पेक्ट्रम है वो रोटेशनल एनर्जी के अंतर्गत आता है, ये कहलाएगा रोटेशनल। अब अगला जो पूछ रहे थे वो है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मान लो इसी मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन, या पर्टिकुलर एक एटम लेता हूं मैं, ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो मेरे पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का जो एनर्जी है अभी फिलहाल मॉलिक्यूल है उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ ना, ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑक्सीजन का लास्ट सेल का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है ग्राउंड स्टेट में, तो कुछ एनर्जी मैंने इसे दिया। एनर्जी लेने के बाद ये ऊपर जाकर यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहा, पहुंच नहीं पा रहा है। इसका मतलब ये एनर्जी
काफी नहीं है उसके इस ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए। तो ये जो एनर्जी मैंने इसको दिया, ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो इसके इलेक्ट्रॉन की जगह को बदल नहीं पा रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक नहीं ले जा पा रहा है। लेकिन अगर मैंने एनर्जी बढ़ाया, इतना एनर्जी दिया कि ये अपनी इस ऊर्जा स्तर को छोड़कर इस ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में पहुंच पाए, तो ये जो ऊर्जा मैंने दिया जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ है, ये ऊर्जा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है? ये क्लियर हुआ चारों? चलिए इसके हाँ, वाइब्रेशनल कंपन को लेकर रहता है। कंपन मतलब आपने गाड़ी का स्प्रिंग देखा हुआ है? स्प्रिंग वगैरह देखा है आपने? तो आपको हाँ हाँ हम्म, नहीं 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 नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं, आप शायद उसे फिजिकल तौर पे देख रहे हैं। मैंने आपको कहा ये वैसा नहीं है कि मैं फूकूंगा और फूकूंगा तो सबसे बाहर वाला सरफेस पहले प्रभावित होगा, ये वैसा नहीं होता है। ठीक है, इसे उतना समय अवश्य चाहिए। याद रखिए ये थोड़ा अलग प्रकार का होता है, ध्यान दीजिए। ये इलेक्ट्रॉनिक ये ऊर्जा का स्तर है, ऊर्जा का स्तर कभी भी ऐसा नहीं रहता। ये हीट एनर्जी नहीं है यार, हीट एनर्जी ऐसा रहता है, हीट एनर्जी बाहर वाले मॉलिक्यूल को जो सबसे पहले टच में आएगा उससे सबसे पहले प्रभावित करेगा। ये वैसा नहीं रहता। जैसे आपने लाइट देखा है ना, आपको पता है, आपने लाइट देखा, तो आप बताइए जब मैं उसके ऊपर लाइट डालूंगा तो केवल सरफेस में रहेगा कि वो नीचे तक जाएगा? कितना समय लगेगा सरफेस से नीचे तक जाने में? माइक्रो सेकंड लगेगा? बहुत बहुत कम समय लगता है, आपको पता है ना, बहुत कम समय लगता है। इतना समय लगता है, माइक्रो या पिको सेकंड लगता है, उतनी समय में वो उस डेप्थ के मॉलिक्यूल तक पहुंच जाता है। तो वो माइक्रो अंतर रहेगा, एकदम माइनर डिफरेंस रहेगा, लेकिन लगभग समान समय में सबके सब क्या हो जाएंगे? वाइब्रेट हो जाएंगे। ये इसको आप गर्म पानी वाले कंपैरिजन मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले बताया ये फिजिकल जैसा नहीं है, ये स्पेक्ट्रम है, इसलिए इसका जो थ्योरेटिकल कंडीशंस है वो थोड़ा सा अलग रहेगा। ठीक है, एक जैसे थ्योरी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्लियर हो? ठीक है, तो अगला है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट करने के लिए पर्टिकुलर कुछ थॉट्स भी होते हैं और कुछ यूनिट्स भी होते हैं। आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, ये आपने प्रैक्टिकल में पढ़ा होगा, बियर लैम्बर्ट लॉ पहले पढ़ा हुआ है आपसे द्वारा? आप इससे पहले सुन चुके हैं बियर लैम्बर्ट लॉ सभी लोग? हाँ, मेरे ख्याल से सुन चुके हैं। तो बियर लैम्बर्ट लॉ जो है मेरे ख्याल से विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का कैटेगरी में आता है, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि जब किसी कलरफुल कंपाउंड के ऊपर कोई दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट को डालते हैं तो वो उतनी में मात्रा में एनर्जी को एब्जॉर्व करता है जितनी उसकी कंसंट्रेशन होती है, और बाकी ऊर्जा को क्या कर देता है? वो ट्रांसमिट कर देता है। ये आपने पहले पढ़ा होगा। ये स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्व करने का और ट्रांसमिट करने का जो कंसेप्ट है वो इन्हीं चारों ऊर्जाओं में से एक है, याद रखिएगा। उसमें जो ऊर्जा परिवर्तन होता है वो उनके इन चारों ऊर्जाओं में से कोई एक है। मैं आगे बताऊंगा ये कौन सी ऊर्जा है। मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि स्पेक्ट्रम में होने वाले जो परिवर्तन है उसके उदाहरण आपने पहले पढ़ चुके हैं बियर लैम्बर्ट लॉ में, कि जब किसी कलरफुल कंपाउंड में कोई लाइट डालते हैं तो वो केवल उतनी ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर पाता है जो उसकी कंसंट्रेशन करता है। मतलब अगर वो मॉलिक्यूल उसमें कम है जो उन ऊर्जाओं को एब्जॉर्ब कर सके तो एब्जॉर्बन कम रहेगा। अब मॉलिक्यूल ज्यादा है जो उन ऊर्जाओं को एब्जॉर्ब करता है तो ज्यादा रहेगा। ठीक वैसे ही मान के चलिए कि जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप मान लो 70-80 लोग हो, तो जरूरी नहीं कि मेरी बात को सबके सब एक जैसा समझ पाए। जो समझ पाएंगे इसका मतलब वो उतनी ज्यादा मात्रा में उसे क्या करते जाएंगे? मेरी बातों को एब्जॉर्ब करते जाएंगे। जो नहीं समझ पाएंगे वो वहां से क्या कर लेंगे? ट्रांसमिट हो जाएगा, उसको उसके आर पार से निकल जाएगी, जो बातें मैं बोलूंगा वो समझ में नहीं आएगी। के लिए भी सेम थ्योरी होता है कि हर प्रकार की उसी स्ट्रक्चर खुद के इलेक्ट्रॉनिक स्तर कि वो कौन से ऊर्जा को अवशोषित करेगा और कौन सी ऊर्जा उससे
हो जिसे ऑब्जॉर्व नहीं कर सकता। इसको रिप्रेजेंट करने के चार प्रकार के पर्टिकुलर कंसेप्ट का यूज करते हैं। इनमें कुछ नाम रहेंगे जो मैंने ट्रांसमिटेंस और परमेबिलिटी। ट्रांसमिटेंस तो आप जानते हैं, आर पार हो जाना ट्रांसमिटेंस कहलाता है। इसको आप कह सकते हैं पारगम्यता कहते हैं, पारगम्यता कहते हैं। और उसको एब्जॉर्व करना वो कहलाता है अवशोषण कहलाता है। ये सभी के सभी या तो तरंगों को करते हैं, तो तरंगों को जब वो करेगा, वेव को करेगा, तो वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 या 5 तरीके होते हैं कि कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए जो पहला टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी, जिसे हम कहते हैं आवृत्ति। आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब आपको पता होगा कि पर्टिकुलर 1 पर सेकंड में कोई वेव्स कितनी बार रोटेट हो सकता है, अपनी वापस उसी जगह में आ सकता है, वो फ्रीक्वेंसी कहती है। फ्रीक्वेंसी के लिए एक शब्द और यूज की जाती है कि किसी पर्टिकुलर वेव के लिए, तरंग के लिए फ्रीक्वेंसी जितनी अधिक होती है, ऊर्जा उतनी उसकी अधिक मानी जाती है। उसके बाद दूसरा आता है आपका, वो है वेव लेंथ। आप जानते होंगे किसी पर्टिकुलर वेव में 2 डेप्थ और 2 वेव, 2 श्रृंग और 2 गर्त के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दूरी, जिसको हम डिस्टेंस कहते हैं, वो कहलाता है वेव लेंथ। तरंग दूरी, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। आपको पता होगा तरंग दैर्ध्य या वेव लेंथ जस्ट अपोजिट होता है वेव लेंथ का, कि अगर किसी का वेव लेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेव लेंथ कम होगी। क्लियर है? उसी प्रकार आपका दूसरा आता है वेव लेंथ करने के लिए बाकी 4 तरीके हैं। लंबाई को मापने के 5 तरीके होते हैं, जिसमें से 2 को आप अच्छे से जानते हैं। एक तो सेंटीमीटर है, दूसरा मीटर है। उसके बाद छोटा छोटा पॉइंट आता है, माइक्रोमीटर बोलते हैं। 10 टू द पावर -6 को बोलते हैं माइक्रोमीटर, इसको माइक्रोन के नाम से जाना जाता है। ये आप याद रखिए, आगे मैं इस पे और थोड़ी चर्चा करूंगा। आप ये तो जानते होंगे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये जानते होंगे। ओके, इसका मतलब आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तौर पे करेंगे? 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, ऐसा पढ़ते हैं। क्लियर? तो अगर मैं इसे छोटा, सेंटीमीटर को छोटा करना चाहूं, मान लो मीटर से सेंटी की तरफ से छोटा आना चाहूं, मान लो इसे उल्टा करना चाहूं, उल्टा मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर करना चाहूं, तो कितना हो जाएगा, कोई बताएंगे? 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर? ओके ओके, बाकी सबको क्लियर हो रहा है ना? 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। लेकिन अब मैं दूसरे फैक्टर पे आता हूं, 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो शब्द का उपयोग किया मैंने। कोई जानते हैं 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर? सभी को दिखाई दे रहा है ना? 10 टू द पावर -6 मीटर होता है। इसका मतलब -6 को माइक्रोन कहा जाता है। माइक्रो या माइक्रोन, जहां पर भी मैं माइक्रो या माइक्रोन वर्ड का यूज करूं, आप समझ जाइएगा कि मैं किस किस घात की बात कर रहा हूं। 10 टू द पावर -6 को मैं कई बार माइक्रोन बोलूंगा, आप समझ जाइएगा माइक्रोन बोल रहे हैं, इसका मतलब 10 टू द पावर क्या है? -6 है। ये क्लियर हुआ? ये डेटा रखना चाहिए क्योंकि आगे इसका काम आएगा ना, इस डेटा का। ये कहलाएगा माइक्रोन या माइक्रोमीटर। अब अगला आता है नैनो। ये तो नाम सुने होंगे आप। नैनो मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर -9 को बोलते हैं नैनो। और इसे अगर माइक्रोन में कन्वर्ट करना हो तो मैंने बोला 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो अगर मुझे इसे मीटर से, 1 नैनोमीटर को मीटर से कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में लाना है तो कितना हो जाएगा? कितना होगा? 1 नैनोमीटर को मीटर से सेंटीमीटर में लाना है तो कितना होगा? कितना होगा? हाँ, -7 होगा। 2 शून्य क्या हो जाता है उसमें? 2 शून्य 2 घटेगा। ये क्लियर हुआ?
हाँ, ना ना ना, माइनस सेंटीमीटर में 10 से घात 2 का अंतर, मतलब 2 शून्य का अंतर है। 2 शून्य इसमें बढ़ेगा, में बढ़ेगा तो -9 में कितना घट जाएगा, 2 घट जाएगा। तो हम इसको कन्वर्ट करना सेंटीमीटर में, हो जाएगा 10 टू दी पावर -7 सेंटीमीटर। ये याद रखिएगा, क्यों मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। क्लियर हुआ ये? अगला होता है 1 एंगस्ट्रॉम। ये तो आपने सुना होगा बड़े अच्छे से। एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 टू दी पावर माइनस, कितना होता है, -10 मीटर। हाँ, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हुआ तो क्या हो जाएगा? हाँ, 10 से घात ऋण 8 हो जाएगा। हाँ, अब ये तो आपस में हो गया। अब इन दोनों का आपस में संबंध बताइए। 1 नैनोमीटर और 1 एंगस्ट्रॉम। 1 नैनोमीटर बराबर कितना एंगस्ट्रॉम होगा? ओके ओके। हाँ, 10 से घात -1 नहीं होगा, 10 के घात 1 होगा। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होगा? 10 एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक है, ये सारे संबंध याद रखिए, क्योंकि हम आगे इंटर्न कन्वर्जन यूनिट जब पढ़ेंगे ना, एक इकाई को दूसरे इकाई में परिवर्तित करना, ये सब उसमें काम आएगा। आप लोग अगर नोट कर रहे होंगे तो समझ आएगा, नोट नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा आपको। क्लियर है? ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, आगे बढ़ेंगे हम। बढ़े? अगला आता है वेव नंबर। एक वर्ड यूज होता है जो मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो बोलता हूँ वेव नंबर। तरंग संख्या क्या होता है? तो तरंग संख्या, तरंग दैर्ध्य वेव लेंथ का जस्ट अपोजिट होता है। इसको न्यू बार से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? न्यू बार से। वेव नंबर बराबर होता है न्यू बार इज इक्वल टू होता है 1/लैम्डा। इसलिए इसका यूनिट लैम्डा का अपोजिट है। लैम्डा को अगर आप सेंटीमीटर से इंडिकेट करते हैं तो न्यू बार को इंडिकेट करेंगे सेंटीमीटर इनवर्स से। यूनिट याद रखिएगा कि सेंटीमीटर इनवर्स किसका मात्रक है? तो वेव नंबर का मात्रक है, तरंग संख्या का मात्रक है। क्लियर है? चलिए हम आगे के कंसेप्ट पर चर्चा करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये तो आपने बहुत पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कंसेप्ट दिया था 1964 में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था मैक्सवेल। आपने नाम तो सुना होगा, मैक्सवेल का नाम सुने हैं ना, बहुत बार सुना होगा। मैक्सवेल ने कुछ हाई फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटिव करंट पर प्रैक्टिकल किया, देखा कि सामान्यतः कुछ तरंगे ऐसी होती हैं जिसमें केवल और केवल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पाई जाती है, कुछ तरंगे ऐसी होती है जिसमें केवल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, लेकिन कुछ तरंगे ऐसी होती है जिसमें ये दोनों गुण पाया जाता है, इलेक्ट्रिकल भी और। तो उन्होंने ये कुछ तरंगे को जब हम किसी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच से गुजारते हैं तो इसका दोनों फील्ड में इंपैक्ट देखा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ये प्रभावित करता है और मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रभावित करता है। इसलिए इस प्रकार के रेडिएशन को उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नाम दिया, जिसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। पर ये कैसे होगा कि एक ही साथ किसी एक प्रकार की तरंग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मिलेगी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिलेगी? तो इसमें और काम किया और उसने बताया कि ये दोनों जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाए जाने वाली जो तरंग है उसमें ये एक दूसरे के ठीक लंबवत होती है। मतलब ये मेरे पास y और z एक्सिस, तो अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड आगे बढ़ेगा तो y एक्सिस के आगे चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड चलेगी। ये दोनों फील्ड एक दूसरे को लंबवत लेकिन काटती हैं, एक दूसरे के लंबवत चलती हैं और इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहा जाता है। ये रेडिएशन प्रकाश स्रोत से निकलता हो या
आर्टिफिशियल सोर्स से निकलता हो, सभी प्रकार के लाइट सोर्सेस जिसके लाइट दिखाई दे या ना दे, इसमें ऊर्जा हो, वो सभी के सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पीड उतना ही होता है जितना एक सामान्य लाइट का होता है। सामान्य प्रकाश का जो वेग होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, उतना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड भी उतनी ही होती है। इसका स्पीड और उसकी स्पीड में कोई अंतर नहीं रहता, ये समान स्पीड से आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट होगा जब मैं आगे इसकी कैटेगरी बताऊंगी कि कितने प्रकार के रेडिएशन होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कितने प्रकार के हो सकते हैं, तब आप उसमें उसके तरंग, उसका वेव जो है वो बदलेगा, फ्रीक्वेंसी थोड़ी चेंज होगी उनकी, लेकिन औसतन सभी की तरंग की स्पीड जो होती है वो एक जैसे होती है, जो मैंने आपको बताया। थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट होगा आगे जब मैं इसे बताऊंगा। ये कहलाएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को 3 चीजों से क्लासिफाइड करते हैं, 3 चीजों के हिसाब से उसके वर्गीकृत करते हैं। पहला वेलोसिटी, सबका वेग अलग अलग रहेगा, जब आगे मैं इसको बताऊंगा। सबकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी अलग अलग होगी, थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा। फ्रीक्वेंसी का यूनिट आपको पता है साइकिल पर सेकंड होता है, जिसे हर्ट्ज नामक साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसको हर्ट्ज कहते हैं। वेव नंबर से भी इसको इंडिकेट किया जाता है, वेव नंबर जिसको हम सेंटीमीटर रिवर्स जिसका यूनिट है, और वेलोसिटी को सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर से इंडिकेट करते हैं। इन तीनों का मैंने फार्मूला दिया हुआ है, तीनों के बीच का आपस में संबंध भी बताया है कि तीनों में आपस में क्या क्या संबंध है। न्यू बार इक्वल टू होता है 1 अपॉन लैम्डा, न्यू बार जहां पे वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा, जहां पे सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, इट मींस 3 into 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। याद रखिएगा ना, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू लैम्डा जहां पर तरंग दैर्ध्य है और न्यू जहां पर उसकी फ्रीक्वेंसी है। मैंने एक एग्जांपल दिया है इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट का, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है ये मैंने दिया है। जैसे मान लो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दिया है, तो मुझे वेवलेंथ मुझे दिया गया है और मुझे उसे किस में कन्वर्ट करना है, फ्रीक्वेंसी में। तो न्यू इक्वल टू लैम्डा होता है, आपका 3 into 10⁻10 होता है। मान लो कोई रेडिएशन दिया गया जिसका वेवलेंथ कितना दिया गया है 500 सेंटीमीटर दिया गया है, तो मैंने इसमें रखा 500 और कैंसिल करने के बाद मिलेगा 6 into 10⁵ CPS साइकिल पर सेकंड, जिसको आप हर्ट्ज कहते हैं। इस प्रकार मैंने वेवलेंथ को किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट कर दिया, इस फार्मूले की सहायता से। आपको जो फार्मूला दिखाई दे रहा है, इस फार्मूले की सहायता से। उसी प्रकार आप इस फार्मूले और इस फार्मूले का यूज करके भी एक प्रकार के डेटा को दूसरे डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल वैसे दिए गए हैं जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जैसे एग्जाम्पल मैं आपको एक आध एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे इसमें दिया गया है, सपोज आपको दिया है वेव नंबर 15,000 सेंटीमीटर इनवर्स का, आपको एक वेव नंबर दिया है जिसको कन्वर्ट करना है वेवलेंथ में और फ्रीक्वेंसीज में। ये बहुत ईजी है, पुराने फार्मूला का यूज करना है और क्या करना है, यूज करना है। ये आप कर लेंगे मेरे ख्याल से, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, इसे आप घर में प्रैक्टिस करके देखेंगे तो हो जाएगा। केवल फार्मूला मान रखना है, नीचे को ऊपर ले जाएंगे, नीचे में माइनस है तो ऊपर पावर, और नीचे का पावर प्लस है तो ऊपर जाकर वो पावर क्या हो जाएगा, माइनस। 10 का घात नीचे से ऊपर जाने पर उसके चिन्ह बदल जाते हैं। बस इतना ही याद रखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो सकती है कि आगे चल के कर लेंगे आसानी से? जी सर। इसे कर लेंगे ना, आगे बढ़ते हैं। ये भी आसानी से हो जाएगा। इसमें वेवलेंथ दिया रहेगा, वेवलेंथ को वेव नंबर में और फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है। मैंने उदाहरण के रूप में इसमें एग्जांपल लिया है। ठीक है, मैं इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, आप चाहे तो बाद में उसे देख लीजिएगा। कुछ दिक्कत रहेगी तो आप मुझे बता सकते हैं बाद में। ठीक है, क्या इसे देखेंगे, इसे देखेंगे या स्किप करके आगे बढ़ें? एनीवन हियर? रिप्लाई कीजिए। चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है। जैसे जैसे वेवलेंथ मान लो लैम्डा मुझे दिया है 2 नैनोमीटर और गया ये सवाल आज मेन एग्जाम का है। तो मुझे बोला कि ये रेडिएशन का वेवलेंथ 2 नैनोमीटर है और मुझे इसे कन्वर्ट करना है वेव नंबर में और फ्रीक्वेंसीज में। तो पहले मुझे जानना है कि मुझे वेव नंबर का यूनिट क्या है। तो वेव नंबर का यूनिट है सेंटीमीटर इनवर्स, और मुझे वेवलेंथ दिया किसमें है, नैनोमीटर। तो मुझे पहले नैनोमीटर को किसमें कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद उसे अपोजिट कर देना है
आएगा जानते हैं, मैं बता चुका था इसकी जरूरत पड़ेगी, मैंने आपको बताया था 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -9 मीटर, और सेंटीमीटर में करने पर कितना हो जाता है -7। अब दोनों पक्षों में 250 नैनोमीटर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरफ भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, 250 नैनोमीटर का हो गया। अब मेरे पास एक फार्मूला है, न्यू बार इक्वल टू होता है 1/λ, ये जो मान है वो मान है, ये वाला मान लैम्डा का ही मान है, मैंने ये मान रख दिया नीचे। अब उसके बाद मुझे कि अब मैं क्या करूं, 10 टू द पावर को ऊपर ले जाऊं, केवल 10 टू द पावर 7 को मैंने ऊपर ले गया, तो 10 टू द पावर -7 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर +7 बन जाएगा। +7 मतलब एक के पीछे कितना जीरो है, 7 जीरो है, मैंने लिखा 7 जीरो। 7 जीरो में से कितने जो मैं कैंसिल कर सकता हूं, मैंने कैंसिल किया, देखिए एक यहाँ से किया मैंने, एक यहाँ कैंसिल किया। उसके बाद मैंने जो 25 दिख रहा है उसको 25 को मैंने 100 से कैंसिल कर दिया, कितना आएगा 25 चौक 100। 4 के बाद पीछे तरफ कितने जीरो बचे हैं, 4 जीरो बचे हैं, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 40,000। और चूंकि आपको पता है मैं सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर ऊपर क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स बन जाएगा। इस प्रकार मैंने वेव नंबर को किसमें कन्वर्ट कर दिया, वेव नंबर में कन्वर्ट कर दिया, किसको, वेवलेंथ को। उसके बाद मेरे पास दूसरा फार्मूला है, कौन सा वाला, फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू होता है सी ऑन लैम्डा, सी तो आप जानते हैं ऑलरेडी, 10 टू द पावर सी मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर होता है और 10 सेंटीमीटर होता है, तो मैंने इसे 3 इंटू 10 टू द पावर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर, और नीचे रख दिया मैंने लैम्डा को। आपको पता है क्या बन जा, तो मैंने 300 इसलिए किया क्योंकि मुझे हल कर 3 के 10 से 2 जीरो तो 300 बन गया, 10 से 8 और नीचे का -7 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +7। 8 और 7 दोनों जुड़ेंगे तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 50। 300 को 250 भाग देंगे कितना आ जाएगा, 1.2। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जाएगा 1.2 टू द पावर कितना, ये हर्ट हो जाएगा। दोनों क्लियर हुआ, इसमें कुछ डाउट है आपको, क्लियर है। इस प्रकार से आप कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे और को, वेव नंबर को वेवलेंथ में, फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ में और वेव नंबर। आपको यूनिट पता होना चाहिए, आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का क्षेत्र। स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होते हैं और इसी पर छुपा है स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक्स। कैसे आप समझेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे काम करता है और कौन कौन से स्पेक्ट्रम किस किस प्रकार के स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आधार है। टोटल मिलाकर हम लगभग 7 प्रकार के रेस के बारे में पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादातर 4 या 5 स्पेक्ट्रोस्कोपी ही हम डिस्कस कर पाएंगे, बेसिक फोकस, ठीक है। तो पहला है रेडियो वेव्स, दूसरा है वेव्स, चौथा है विजिबल, और पांचवा है एक्सरे, छठवा है गामा रेस, और सातवां है कॉस्मिक रेस। मैं इसे शॉर्टकट बोलता हूं तो इसे राम इनविजिबल XYZ बोलता हूं। आप शॉर्टकट पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, राम इनविजिबल XYZ, राम इनविजिबल, राम इनविजिबल XYZ ऐसे पढ़ते हैं। ये कंटिन्यूअसली है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, याद रखिए ये आवृत्ति के बढ़ते क्रम और वेवलेंथ के घटते क्रम में है, ये याद रखिएगा। आर का मतलब है रेडियो वेव से, एम का मतलब है माइक्रोवेव से, आई का मतलब है इनविजिबल में, आई का मतलब है इंफ्रारेड से, आई एन मतलब है इंफ्रारेड से, विजिबल में से, यूवी विजिबल में से, विजिबल इंफ्रारेड के बाद आएगा आपका विजिबल में से वी आपका विजिबल आएगा, और उसके बाद आपका यूवी आएगा अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद आएगा आपका एक्सरे, वाई के बाद वाई जो आपको दिखाई दे रहा है वो वाई जैसा एक दूसरा टर्मिनोलॉजी जिसको हम लोग गामा पढ़ते हैं, तो एक्स के बाद गामा आएगा, और जेड को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मानते हैं कॉस्मिक रे का। इस प्रकार से टोटल मिलाकर आपको 7 रेस के बारे में शॉर्ट टर्म मैंने बना दिया है। आप अपने लिए कुछ और याद करने के लिए बना सकते हैं। यह आपके लिए स्पेक्ट्रो,
स्पेक्ट्रम। मैं बताया ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्पेक्ट्रम है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के आधार पे इसे सीक्वेंस में किया गया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स तो जानते होंगे सभी लोग। रेडियो वेव्स का मतलब इस सिग्नल का उपयोग जो है, रेडियो वेव की सिग्नल का उपयोग जो है वो टेलीफोन में और जितने भी प्रकार के सैटेलाइट होते हैं वहां पे इसका उपयोग किया जाता है, रेडियो वेव्स का। रेडियो वेव्स की ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन अगर आप ये देखें कि इसका वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट होगा, फ्रीक्वेंसी सबसे लो होगी। वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट होगा, फ्रीक्वेंसी सबसे लो होगी। मैंने बताया उसे ध्यान सुनिएगा। फ्रीक्वेंसी सबसे लो होगी इसका मतलब इसकी ऊर्जा सबसे न्यूनतम होती है। जिसकी ऊर्जा सबसे न्यूनतम होगी, याद रखिएगा, वो ऊर्जा किसी परमाणु द्वारा एब्जॉर्ब जब किया जाएगा तो बहुत ज्यादा समय लेगा। तो बहुत ज्यादा समय लेने पर दो मुख्य परिवर्तन करने की संभावना रहती है, एनएमआर और ईएसआर। एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस और ईएसआर जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। ये दो अलग अलग प्रकार के रेजोनेंस के बारे में स्टडी रेडियो वेव्स के अंतर्गत नहीं किया जाता, इसको एक्सेप्शन में लेना, याद रखना। इन दोनों को छोड़कर रेडियो वेव्स और केवल स्पिनिंग के लिए आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन की स्पिन को करवा सकता है, पर रेजोनेंस को आप देखेंगे उसी प्रकार न्यूक्लियर मैग्नेटिक में भी आपको थोड़ा सा स्पिनिंग देखने को मिलेगा, ये समय लेगा थोड़ा सा। तो ये दो चीजें करवा सकता है, इलेक्ट्रॉन को स्पिन करवा सकता है लेकिन ट्रांजिशन नहीं करवा सकता, न्यूक्लियर को भी स्पिन करवा सकता है लेकिन ट्रांजिशन नहीं करवा सकता। इसका मतलब न्यूनतम ऊर्जा है, सबसे न्यूनतम ऊर्जा होने के कारण ये किसी भी परमाणु को वाइब्रेट नहीं कर सकता, किसी परमाणु को रोटेट नहीं कर सकता। इसका मतलब इस प्रकार के वेव में इतनी ताकत नहीं है कि किसी परमाणु को या किसी यौगिक के परमाणु को रोटेट करवा सके, वाइब्रेट करवा सके, या इलेक्ट्रॉन को एक ऊर्जा स्तर से उठाकर दूसरा ऊर्जा स्तर ले सके। ये तीनों प्रकार का गुण रेडियो वेव्स में नहीं पाया जाता। इसलिए इसके अंतर्गत केवल दो ही प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी पर चर्चा की जाती है, एक है एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस और दूसरा है ईएसआर इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। ये समझ में आया कि नहीं आया? रेडियो वेव्स इसमें किसी कोई सवाल पूछना है? हाँ हाँ ठीक। और किसी कोई पूछ रहे थे, एक और कोई पूछ रहे थे, क्या था? आवाज कट रही है, क्लियर नहीं आ रही है। कोई सवाल है इससे, रेडियो वेव से? आगे बढ़े दूसरे वेव। जी सर। तो इसकी वेवलेंथ तो आप वेवलेंथ 3 × 10⁻13 एंगस्ट्रॉम से लेकर 3 × 10⁹ एंगस्ट्रॉम तक का रहता है, मैंने पहले बताया। और इसकी ऊर्जा जो हर्ट्ज में दिया गया, साइकिल पर सेकंड में दिया गया, वो बहुत बहुत कम होती है। इतनी ऊर्जा में केवल इलेक्ट्रॉन स्पिन बस करा सकता है वो, मतलब वो क्लॉकवाइज रहेगा, उसे क्या करवाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। जो एंटी क्लॉक रहेगा उसे क्लॉकवाइज करवाएगा। उसे एक ऊर्जा स्तर से उठाकर दूसरा ऊर्जा स्तर तक ले जाने की क्षमताएं इस वे नहीं पाया जाता, याद रखना। क्लियर है? तो इसके अंतर्गत जब भी आप कोई एनएमआर स्टडी करेंगे, ईएसआर स्टडी करेंगे, तो समझ जाना कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में उपयोग किया जाने वाला तरंग कौन सा तरंग होता है? रेडियो तरंग होता है। रेडियो तरंग उपयोग एनएमआर में और ईएसआर में करते हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जहां पे एनएमआर स्पेक्ट्रम का उपयोग किया जाता है वहां पे मोबाइल अलाउ नहीं रहता। मोबाइल इसलिए अलाउ नहीं है क्योंकि मोबाइल से निकलने वाली तरंगे क्या होती हैं? रेडियो वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस का उपकरण भी जहां आसपास रहेगा वहां पे भी मोबाइल काम नहीं करेगा। क्यों मोबाइल काम नहीं करेगा? क्योंकि मोबाइल पे निकलने वाली रेडियो वेव्स और उस उपकरण से निकलने वाली रेडियो वेव्स दोनों एक दूसरे के समानांतर होते हैं। तो आप किसी कॉल करेंगे, कॉल लगेगा नहीं, ये वाला रेडियो वेव क्या कर देगा? उसे क्रॉस कर देगा। इसे भी याद रखना, जब भी किसी एनएमआर उपकरण में कोई व्यक्ति काम करता है तो उसके आस
बहुत सारे एरिया में मोबाइल उपकरण प्रतिबंधित रहता है, क्योंकि मोबाइल से निकलने वाली तरंगे रेडियो वेव्स होती हैं। ये क्लियर हुआ? चलिए आगे, समझ में आ रहा है ना सभी को कि नहीं आ रहा है? ओके ओके, द नेक्स्ट वन माइक। जब आप आगे पढ़ेंगे ना एनएमआर इसे ईएसआर तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी सब उपकरण क्या होगा, थ्योरी क्या होगा, वो समझ में आ जाता है। बस आपको समझ में आना चाहिए रेडियो वेव ही क्यों अप्लाई किया जाता है एनएमआर में और ईएसआर में। तो मैंने बता दिया, इसमें इतनी ही ऊर्जा है कि न्यूक्लियर को केवल स्पिन करा सकता है, इलेक्ट्रॉन को स्पिन करा सकता है। याद रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करा सकता ये ऊर्जा। अगला आता है आपका माइक्रोवेव। ये तो आप अच्छे से जानते होंगे, माइक्रोवेव ओवन नाम सुना होगा आपने, सुना है ना? जी सर। माइक्रोवेव ओवन कहाँ उपयोग किया जाता है? हेलो, नहीं नहीं नहीं, और कोई? माइक्रोवेव का उपयोग कहाँ किया जाता है? घरों में किसी के यहाँ माइक्रोवेव ओवन है? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। हाँ, खाना बनाने के लिए या किसी चीज को पकाने के लिए जो आप तरंग उत्पन्न होता है ना आग से, गर्मी से, वो कहलाता है माइक्रोवेव। तो एक छोटा सा एग्जांपल आप देता हूं। आप जब घर में होते हैं तो जब आप किसी चावल पानी को गर्म कर रहे होते हैं तो जब वो खौल होता है तो आपने देखा होगा मॉलिक्यूल जो है ऊपर नीचे कूद रहे होते हैं। आपने देखा है कूद रहा होता है? देखा होगा ना आपने। इसका मतलब क्या? इसमें इतनी ऊर्जा तो है कि ये परमाणु को उसके जगह से हटा सकता है। क्लियर है? कि नहीं आ रहा है? इसी पर आधारित है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव को रोटेस्कोपी भी कहते हैं। माइक्रोवेव रीजन में माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी जब आप हैं तो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। हम आगे पढ़ेंगे इसको, डिटेल जब पढ़ूंगा उसमें बताऊंगा। माइक्रोवेव रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब ये है कि माइक्रोवेव में इतनी ऊर्जा है कि ये केवल परमाणु में न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन को स्पिन तो करा ही सकता है, लेकिन परमाणु न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहा हूं, परमाणु को, किसी परमाणु को सकता है, पर याद रखना इसे वाइब्रेट नहीं करा सकता, केवल रोटेट करा सकता है। अब बताएगा कि वाइब्रेट करने में ज्यादा ताकत लगता है कि रोटेट करने में ज्यादा ताकत लगता है? कोई बता सकते हैं? हाँ, गलत बोल रहे हैं। रोटेट करने में कम ताकत लगती है, वाइब्रेट करने में ज्यादा ताकत लगती है। कैसे मैं बताता हूँ। एक स्प्रिंग को कॉर्नर से बांधिए, सुनिए सुनिए पहले, एक स्प्रिंग को एक कॉर्नर से बांधिए और स्प्रिंग को घुमाइए, खींचिए मत। घुमाने में कितना ताकत लगेगा और खींचने में कितना ताकत लगेगा, आप बताइए। घुमाने में ज्यादा ताकत लगेगा या खींचने में? खींचने में सर। वाइब्रेशन होगा, खींचोगे तब वाइब्रेशन होगा कि घुमाओगे तब होगा? खींचने पे होगा ना। जब खींच के उसे छोड़ोगे तब पीछे होगा, रोटेट थोड़ी होगा। और रोटेट करने में केवल धकेलना है, आपको एक एंगल से धकेलना है, तो धकेलने में कम ऊर्जा लगती है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें इतनी ऊर्जा तो है कि ये पहले वाले दोनों काम कर सकता है। कौन कौन सा काम? को स्पिन करा सकता, को भी स्पिन करा सकता है ना, लेकिन दूसरा काम भी करा सकता है। कौन सा काम करा सकता है? ये मॉलिक्यूल रोटेट करा सकता है लेकिन वाइब्रेट नहीं करा सकता। इसलिए माइक्रोवेव को रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊर्जा रेडियो वेव से थोड़ी ज्यादा है, तरंग दैर्ध्य कम है। देख लीजिए, इसका वेवलेंथ है लैम्डा इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ लेकर 3 × 10⁻6 एंगस्ट्रॉम है। मतलब 1 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर के बीच है। याद रखिए कम है, ठीक है। और इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, देख लो इसकी फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव से ज्यादा है, लगभग 1000 गुना ज्यादा
मोबाइल लगातार काम करते हैं तो आपको पता, इसका मतलब क्या, अभी मोबाइल लगातार क्या निकाल रहा था, रेडियो वेव निकाल रहा था, लेकिन रेडियो वेव के साथ थोड़े थोड़े देर में क्या निकालना शुरू कर, माइक्रोवेव निकालना शुरू कर दिया। गर्म हो रहा है ना, मोबाइल गर्म हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वहां से क्या निकल रहा है, माइक्रोवेव निकलना शुरू हो रहा है। ठीक है, माइक्रोवेव मर सकता है, जो पका सकता है, इतनी ताकत है उसमें, तो वो क्या करेगा, माइक्रोवेव लाता है। इसी टर्मिनोलॉजी का यूज करके माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इसी एक मोल में जो ऊर्जा इसमें एब्जॉर्ब होती है वो 10 मोल रहता है। ये मॉलिक्यूल में है जिसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट पाया जाता है। ये याद रखिए, मतलब किसी मॉलिक्यूल में रोटेशन हो नहीं सकता जिसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं पाया जाता। ये सवाल आएगा, परमानेंट डाइपोल क्या होता है, आगे इसके बारे में बताऊंगा मैं। रोटेशनल ट्रांजिशन पाया जाता है, ये वाइब्रेट नहीं कर सकता, मैंने पहला, इसका एग्जांपल है HCl, CaCCl। इस प्रकार के अणुओं में इस प्रकार की प्रॉपर्टी पाई जाती है। HCl रोटेशन हो सकता है, रोटेशन हो सकता है, O2, H2 और Cl2 पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। किन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा बोला मैंने, ऑक्सीजन अणु पर, हाइड्रोजन अणु पर और क्लोरीन पर। क्यों पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं पाया जाता। डाइपोल मोमेंट द्विध्रुवा गुण उन्हीं दो अणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपस में अलग अलग है, पर्याप्त अंतर होता है। जैसे में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्लोरीन की ज्यादा है। समझ में रोटेशन नहीं होगा, क्यों, मैं आपको माइक्रो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाऊंगा, रोटेशन बताऊंगा। इसमें सवाल है माइक्रोवेव में, आगे बढ़े, ये सर आगे बढ़े। नेक्स्ट वन, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये तो आपने बहुत सुना होगा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड और यूवी के एक कोड है मेरे पास, पहले कोड समझ जाइए। अगर कोड समझ जाएंगे तो बड़ा आसान होगा इसे समझना। आप ये जानते होंगे, नाम आपने सुना होगा, दृश्य प्रकाश के रंग के समूह को क्या बोलते हैं, विबग्योर बोलते हैं। नाम सुना है, क्या बोलते हैं, विबग्योर कहते हैं। ये तो आपने अच्छे सुना होगा, हाँ बेजानिया पिनाला, विबग्योर सुना होगा आपने। अब इसमें दो चीजें, इसमें बताइए, इसमें आप लोग बताइए मुझे कि इसमें सबसे अधिक ध्यान सुनिएगा, सबसे अधिक आवृत्ति किस रंग की होती है, फ्रीक्वेंसी, वायलेट कलर का इसका होता है। मतलब सबसे अधिक ऊर्जा वाला कौन है, वायलेट है। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य इसी का, जिसका आवृत्ति ज्यादा होगा उसका तरंग दैर्ध्य सबसे क्या है, कम है। और दूसरा कौन है, रेड। रेड का सबसे क्या होता है, हाँ रेड का सबसे अधिक वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। ध्यान दीजिएगा ना, मैंने अभी एक शब्द का उपयोग किया है, IR, IR उपयोग किया है। और अभी थोड़े देर बाद एक और शब्द का उपयोग करूंगा, UV। ये दो कोड है। IR, ध्यान दीजिएगा ना, IR रेडिएशन रेड कलर के पहले आने वाला रेडिएशन है, रेड कलर के पहले आने वाला रेडिएशन है, इसलिए इसका नाम IR है, इंफ्रारेड है, रेड कलर से पहले आता है। अभी रेड कलर आया है क्या, अभी विजिबल आया है क्या, नहीं आया है। IR पहले आएगा, इंफ्रारेड पहले आएगा, फिर रेड आएगा, उसके बाद वायलेट कलर के बाद आएगा UV, अल्ट्रा वायलेट। आपने सुना होगा अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट किसके बाद आएगा, वायलेट कलर के बाद आएगा। इसका मतलब विजिबल के आगे इंफ्रारेड, विजिबल के पीछे UV। ये याद करने का पैटर्न है। R के पहले कौन आएगा, IR आएगा, और वायलेट के बाद कौन आएगा, अल्ट्रा वायलेट आएगा। ये पैटर्न है, याद करने का, आसानी से याद हो जाता है। तो IR का तरंग दैर्ध्य रेड कलर से क्या होता है,
ज्यादा होता है, कम होता है, सॉरी, इसमें तरंगदैर्ध्य धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। तो आई आर का, आई आर में कम हो रहा है ना, तो आई आर का तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगा रेड से कि कम होगा? कम होगा सर। नहीं, ज्यादा होगा। अरे इसको मैंने उल्टा लिखा है ना, आप समझ नहीं रहे हो, देखो वीप ग्योर, एक मिनट, नहीं सर, वेवलेंथ बढ़ेगा सर, और पहले देख लो वेवलेंथ कैसे बढ़ रहा है। ये वीप ग्योर मैंने उल्टा लिखा है, सबको समझ में आ रहा है? समझने का प्रयास करो। ये रेड और ये वायलेट, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? रेड का। वायलेट। अरे वेवलेंथ रेड का ज्यादा है, ठीक है? रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और वायलेट का सबसे कम है। कम है। मैंने बोला रेड के पहले कौन आएगा, बोला मैंने रेड के पहले कौन आएगा, बोला मैंने। हाँ, और वायलेट के बाद कौन आएगा बोले? सर हाँ, यूवी आएगा। तो आई आर, आर के पहले आ रहा है, तो आर का वेवलेंथ, आर का वेवलेंथ आई आर से क्या रहेगा? कम रहेगा। हाँ, कम रहेगा। ये आप याद रखिएगा, ये पैटर्न को याद रखिएगा तो जल्दी याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया इंफ्रारेड में इतनी ताकत है कि ये न्यूक्लियस को स्पिन करा सकता है, इलेक्ट्रॉन को स्पिन करा सकता है, रोटेशनल भी करवा सकता है, क्योंकि जो वाइब्रेट कर सकता है वो रोटेट भी कर सकता है। इसका मतलब इसमें वाइब्रेशन इतनी ताकत होती है कि ये वाइब्रेट कर देता है। किसको वाइब्रेट कर सकता है? किसी मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करता है, कंपन करा सकता है। कंपन कराने की ताकत इंफ्रारेड में है। अब मैं दो चीजें समझा देता हूं। उबालने से पहले, मॉलिक्यूल के उबलने से पहले तक जितनी ऊर्जा उसने ऑब्जर्व किया वो कहलाता है माइक्रोवेव। और जब वो उबलना शुरू हो गया तो समझ जाओ वो क्या हो रहा है? वाइब्रेट हो रहा है। तो अब वाइब्रेट हो रहा है, इसका मतलब वो कौन सी एनर्जी में आएगा? आई आर में आएगा। आई आर वाले रेडिएशन में इतनी ताकत है कि ये रोटेट भी करा सकता है मॉलिक्यूल को बोल रहा हूं ना, और ये वाइब्रेट भी करा सकता है मॉलिक्यूल को। रोटेशन और वाइब्रेशन दोनों पाया जाता है इसमें। आपने देखा होगा, ये आपको आसानी से पता चल जाता है। जिस ऊर्जा में, जिस वेवलेंथ में, जिस स्पेक्ट्रम में इतनी ताकत है जो वाइब्रेशन करवा सकता है, वो ऊर्जा किसमें है? इंफ्रारेड में पाया जाता है। आई आर में इतनी ताकत है कि ये वाइब्रेट करा सकता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। धूप में आप कपड़ा सुखाते हैं तो कपड़ा सूख जाता है, क्यों सूखता है? और रक्त किरण ने क्या किया होगा? जल के अणु को उसने क्या किया? वाइब्रेट किया। क्लियर? इतना वाइब्रेट किया कि उसने सतह क्या कर दिया? छोड़ दिया। इसका मतलब अब इसमें एक शब्द आया, जल के अणु को वाइब्रेट कर सकता है। मतलब जल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें आई आर को एब्जॉर्व करने की ताकत पाई जाती है। किसमें? पानी के अणु में आई आर को एब्जॉर्व करने की ताकत पाई जाती है। आई आर को एब्जॉर्व कर सकता है कौन? वाटर मॉलिक्यूल। ये आप याद रखिए। तो वाटर मॉलिक्यूल में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो आसानी से किसको एब्जॉर्व कर सकता है? आई आर रेडिएशन को एब्जॉर्व कर सकता है। जितने भी पदार्थ आई आर को एब्जॉर्व कर सकते हैं, याद रखना उन सभी में वाइब्रेशनल प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब किसमें वाइब्रेशनल प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती होगी, आप सोच लीजिए। ऑक्सीजन O2 में वाइब्रेशनल प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, याद रखना, ये वाइब्रेट नहीं होता है। आई आर से वाइब्रेट नहीं होगा कौन? ऑक्सीजन। H2 भी वाइब्रेट नहीं होगा, क्लोरीन भी वाइब्रेट नहीं होगा। मतलब केवल वही पदार्थ वाइब्रेट हो सकते हैं जो आई आर को एब्जॉर्व करते हैं। अब गर्मी के दिनों में हवा गर्म हो जाता है, आपने सुना होगा। जी सर। इसका मतलब क्या हो रहा है? हवा गर्म होने का मतलब ये नहीं है कि हवा गर्म हो रहा है। याद रखिए, हवा में घुले हुए जल के कण गर्म हो रहे हैं, जिस वजह से आपको हवा क्या लगता है? गर्म हवाएं लगती हैं। याद रखना।
तो ये वाटर मॉलिक्यूल को गर्म कर रहा है, याद रखना, क्योंकि इसके साथ साथ 2-3 और पदार्थ हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सुना है आपने नाम? ऑयल को कर सकता है कि नहीं? ऑयल को ऑयल ऑयल के ऊपर डिपेंड करेगा, कौन सा ऑयल है, फैटी एसिड है, नॉन फैटी एसिड है, तब डिपेंड करेगा। मेरे ख्याल से ऑयल को कर सकता है, अगर उसमें ऑयल में वो स्ट्रक्चर मैं आगे जब आपको आईआर पढ़ाऊंगा तो मैं उदाहरण देके और पढ़ाऊंगा। हाँ, सभी को औसतन सभी ऑयल को वाइब्रेट करने की क्षमता है उसमें, लेकिन याद रखना ये देखना पड़ेगा कि वो ऑयल मैक्रो मॉलिक्यूल है, छोटा मॉलिक्यूल है। अगर मैक्रो मॉलिक्यूल होगा, बड़ा मॉलिक्यूल होगा, तो बड़े मॉलिक्यूल को आईआर जो है वाइब्रेट नहीं कर सकता, आपको पता है ऑलरेडी। मिट्टी के तेल में वाइब्रेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, आपको पता है मिट्टी का तेल, लेकिन उसका दूसरा थ्योरी है और मैं दूसरा थ्योरी बाद में बताऊंगा उसका। मिट्टी के तेल में वाइब्रेशन की क्षमताएं तो हो सकती है, लेकिन आपका है उस दूसरी और थ्योरी काम करेगी। अभी हम बेसिक कंसेप्ट पे काम कर, जिस पदार्थ आईआर को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी पाई जाती है में वाइब्रेशनल पाया जाता है, ये तय रहता है। कार्बन है, उसमें कार्बन है और कार्बन के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में वाइब्रेशन पाया जाता है, उन्हें ठीक है, ठीक है जी सर। आईआर से किसी को सवाल पूछना है? नहीं? अगर विजिबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूवी विजिबल आपने नाम सुना? यूवी विजिबल, ये तो अभी आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिटेल बताया था। यूवी और विजिबल को एक साथ यूवी विजिबल को एक साथ इसलिए पढ़ा जाता है, यूवी और विजिबल को एक साथ इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि यूवी का जो वेवलेंथ रेंज होता है वो बहुत कम है, 400 नैनोमीटर के बीच में विजिबल, और उसके पहले और उसके बाद में यूवी का रेंज भी बहुत ज्यादा नहीं रहता, इसलिए दोनों को साथ में पढ़ा जाता है। इसका एक और कारण ये है क्योंकि यूवी में और विजिबल दोनों में इतनी ऊर्जा पाई जाती है कि ये इसके पहले तीनों प्रकार के काम को करने के साथ चौथा काम भी कर सकता है। कौन कौन से तीन काम कर सकता है? और इलेक्ट्रॉन को स्पिन करा सकता है, ये तो है इसमें ताकत। दूसरा, ये रोटेट भी करवा सकता है, इतनी ताकत भी है इसमें। इसमें वाइब्रेशनल कराने की ताकत भी पाई जाती है। और चौथी ताकत जो सबसे ज्यादा है वो ये है, ये किसी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भी ले जा सकता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करने की ताकत पाई। इसी में आपने कोलोरिन पढ़ा होगा, जिसमें आपने पढ़ा कि जब किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कलरफुल पदार्थ में डालते हैं तो कलरफुल पदार्थ उसमें से कुछ ऊर्जा को एब्जॉर्व करता है और इमिट करता है। एब्जॉर्व जिसने किया उसमें इतनी ताकत पाई जाती है कि वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए उतनी ऊर्जा को उसने क्या किया, एब्जॉर्व किया। मतलब जिसने भी कलरफुल रेडिएशन को एब्जॉर्व किया, उसमें कलरफुल रेडिएशन को एब्जॉर्व करने के बाद उसकी ऊर्जा स्तर में परिवर्तन होता है। इसी को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में तीनों प्रकार की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये रोटेशन भी करा सकता है, वाइब्रेशन भी करा सकता है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करने की ताकत भी पाई जाती है। इनकी ऊर्जा इसके पहले तीनों प्रकार की तरंगों से सबसे ज्यादा ऊर्जा का होता है। इसलिए आपको बोला जाता है कि आप भले आग को थोड़े देर तक सह सकते हैं, लेकिन कलरफुल पदार्थों को बहुत देर तक देखेंगे तो आपके आंख के खराब होने की दर जो है बढ़ जाती है, क्योंकि कलरफुल पदार्थ में लगातार वो यूवी और विजिबल रेडिएशन निकलता है, जिसकी ताकत, जिसकी ऊर्जा इसके पहले तीनों प्रकार की ऊर्जा से क्या होता है, हानिकारक होता है। तो ये यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जाना जाता है। इसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी मैंने लिखा हुआ है। जो भी मॉलिक्यूल रहता है उसमें 10⁵ जूल पर मोल की इतनी ऊर्जा उसमें पाई जाती है जो उसे एब्जॉर्व करता है। ये यूवी विजिबल कहलाता है। मैंने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके रेंज में 400 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर तक के रेंज इसमें आते हैं। 100 नैनोमीटर शुरू होगा यूवी के लिए और वो जाएगा 200 तक, 200 से जाएगा 400 तक, मतलब 100 नैनोमीटर से लेकर
400 नैनोमीटर तक का यूवी में आएगा, अल्ट्रावायलेट में आएगा, और 400 से लेकर लगभग 800 तक जो है वो विजिबल के अंतर्गत आता है। ये कहलाएगा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी आप इसमें अध्ययन करते हैं वो इस ऊर्जा को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो कलरफुल पदार्थों को जो ऑब्जर्व करता है उसमें इतनी ताकत जरूर है कि वो इनको ऑब्जर्व कर सकता है और ऑब्जर्व करके इमिट भी कर सकता है, दोनों काम कर सकता है। वो कहलाएगा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। 2-3 और बचा हुआ है, मैं इसको बता के पहला सेशन कंप्लीट कर देता हूँ। एक्सरे, गामा रे और कॉस्मिक रे के बारे में आपने सुना होगा। एक्सरे में इतनी ताकत है कि वो मांस को चीरते हुए अंदर हड्डी को दिखा सकता है आपको। इसका मतलब एक्सरे बहुत हानिकारक किरणें हैं, वो मांस को चीरते हुए अंदर हड्डी तक जा सकता है और हड्डी को दिखा सकता है। इसका मतलब इसमें इतनी ताकत ये है कि ये मांस को चीरते हुए अंदर तक जा सकता है। लेकिन चूंकि आपके शरीर में कुछ लेपन लगा रहता है इसलिए आपको कुछ नहीं होता। लेकिन अगर कोई लिक्विड ना लगाया जाए तो आपके ऊपर के त्वचा को जला सकता है। एक्सरे इतनी हानिकारक होती है। मतलब एक्सरे किसी भी फोटो पर पड़े, किसी फोटो पर पड़े, नेगेटिव पर पड़े तो तुरंत क्या करेगा, फोटो को तुरंत क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, जला सकता है। इतनी ताकत पाई जाती है एक्सरे में, इसलिए इसके लिए कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग से नहीं होती, केवल एक्सरे के लिए इमिशन देखा जाता है। गामा रे भी आपको पता होगा, गामा स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पाई जाती। गामा रे भी सबसे अधिक ऊर्जाओं में, आपको ये भी पढ़े होंगे, बहुत पहले पढ़े होंगे कि जितने प्रकार के न्यूक्लियर रेडिएशन होते हैं, नाभिकीय विस्फोटन होता है, उन सभी में गामा रे निकलता है। इसमें इतनी ताकत ये है कि 5 सेंटीमीटर मोटी दीवार एल्यूमिनियम की चादर को बेद के आर पार निकल जाता है। और इससे भी ताकत, जिसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है, उसको बोलते हैं कॉस्मिक रे। आपने सुना होगा जब बिजली कड़कती है तो जो बिजली आपको दिखाई देती है वो बिजली कॉस्मिक रे होती है। वो आसमान से इतनी तेजी से गिरता है जितनी तेजी से लाइट भी उसमें, सॉरी, इतनी इतनी स्पीड, इतनी ऊर्जा में होती है कि जब वो किसी पेड़ के ऊपर गिरती है तो पेड़ को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है, जमीन को चीर देती है, पत्थरों की जितनी मोटाई होगी उसे 2 भागों में तोड़ सकती है। ये कहलाता है कॉस्मिक रे, जिसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा मानी जाती है। घरों को चीर सकती है, मोटी 10 फीट मोटी लोहे की चादर को बेद के आर पार निकल सकती है। इसे कहा जाता है कॉस्मिक रे। ये पूरे का पूरे जो रीजन मैंने आपको बताया वो पूरा का पूरा रीजन स्पेक्ट्रम की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसमें से अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हमारा पहला सेशन जो आज का था वो इसी पर है। नेक्स्ट सेशन में, आज का जो दूसरा सेशन होगा थोड़ी देर में 10 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे आपके ब्रेक के बाद, उसमें हम पढ़ेंगे बेसिक फीचर क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। हमने अभी जो पढ़ा वो पूरे स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा, स्पेक्ट्रम में क्या क्या गुण होते हैं, और स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्हीं स्पेक्ट्रम पर आधारित होते हैं। इसमें अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन हियर? हाँ, क्या बोला आपने? कौन सा वाला? ये वाला पोर्शन? अच्छा, शुरू वाला। अच्छा, यूवी का बताना मुझे। चलिए, अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो वायलेट कलर के बाद आने वाला इनविजिबल रेड है। इनविजिबल है मतलब दिखाई नहीं देता। इसमें इसकी ये तो पता है कि इसका जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ इसका क्या रहता है, थोड़ा सा कम रहता है। फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है, ताकत इसकी ज्यादा होती है। अब आपको बता देते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस के कारण आपके शरीर में त्वचा रोग उत्पन्न होता है। त्वचा रोग उत्पन्न होता है मतलब स्किन कैंसर होता है इसके कारण। आपने सुना होगा यूवी को केवल कौन एब्जॉर्व कर सकता है? ऊपर आपने सुना होगा कौन एब्जॉर्व करता है? ओजोन लेयर। याद कर रहे हैं आप? याद आ रहा है आपको? ओजोन O3 इसे एब्जॉर्व कर लेता है। मतलब O3 में इतनी ताकत है कि किसको एब्जॉर्व कर सकता है? यूवी को एब्जॉर्व कर सकता है। यूवी के 3 प्रकार होते हैं, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी। उनमें से यूवीए और यूवीबी पृथ्वी तक आती है, और पृथ्वी में कुछ गैसों में गुण है कि वो उसे एब्जॉर्व कर लेते हैं। ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्व कर सकता है, नाइट्रोजन गैस एब्जॉर्व कर लेता है। इसलिए आपके लिए हानिकारक नहीं होता, क्योंकि इतनी मोटी जो आपके वायुमंडल है वहां तक आते आते यूवीए और यूवीबी को एब्जॉर्व कर लेता है। और थोड़ा बहुत अगर यूवीसी भी आएगा उसे भी एब्जॉर्व करेगा, आप तक नहीं पहुंचता, याद रखना। लेकिन ज्यादा मात्रा में अगर यूवीसी आप तक पहुंचे तो उसे एब्जॉर्व नहीं कर पाएगा, वो उतनी ताकत उसमें नहीं है यूवी को एब्जॉर्व कर सके। तो आपके त्वचा में पड़ेगा तो सबसे पहले त्वचा को क्या करेगा, वो जलाएगा, यूवी जो है। इसलिए यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप किसी पदार्थ के अंदर के गुण को देखना चाहते हैं कि वो दिखने में कैसा है, तो दिख जाएगा। अंदर के गुण मतलब
कि मैं किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर जानना चाहता हूं कि अंदर वो दिखने में कैसा है, उसमें कितना मॉलिक्यूल पाया जाएगा, मॉलिक्यूल में कितना बॉन्ड है, ये कितना है, वो अगर मैं जानना चाहूं तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा मैं जान सकता हूं, क्योंकि वो सारे काम कर सकता है। वो वाइब्रेट करा सकता है, रोटेट करा सकता है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा के दूसरे ऊर्जा में ले जा सकता है। इसका एक और इम्पैक्ट आपको बताऊंगा कि किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर जानने में यूवी विजिबल का कितना योगदान होता है। मैंने बताया आपको कि यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इतनी ताकत है कि ये तीनों काम कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हर मॉलिक्यूल का अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है? क्योंकि हर मॉलिक्यूल में उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अलग अलग जगह होते हैं, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था। जो H2SO4 में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन उनके परमाणुओं में पाया जाता है, वो HNO3 में नहीं पाया जाता है। HNO3 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलग पाया जाता है। मतलब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा आप H2SO4 को भी पहचान सकते हैं और HNO3 को भी पहचान सकते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि इनके परमाणुओं में पाए जाने वाला जो ऊर्जा का ट्रांजिशन है वो H2SO4 में अलग होगा और नाइट्रिक एसिड में अलग होगा। तो दोनों के में होने वाले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलग अलग होंगे, तो दोनों का स्पेक्ट्रम अलग अलग मिलेगा। उसमें यूवी अलग, H2SO4 अलग ऊर्जा को क्या करेगा, यूवी के एब्जॉर्व करेगा, और HNO3 वाला जो है वो अलग यूवी लाइन को एब्जॉर्व करेगा या इमिट करेगा। इसलिए दोनों को आप किसकी सहायता से पहचान सकते हैं? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से पहचान सकते हैं। दिखता है, मान लो कलरफुल कंपाउंड है तो यूवी के द्वारा पहचान लेंगे, और मान लो कलरफुल कंपाउंड नहीं है, इनविजिबल कंपाउंड है, तो यूवी के द्वारा पहचान सकते हैं। यूवी में इतनी ताकत होती है कि वो किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन कराकर नीचे से ऊपर तक ले जा सकता है, जो कि आपने पहले पढ़ा होगा। हम आगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैंने बोला ना, नेक्स्ट स्टेप में जब हम आईआर के बारे में पढ़ेंगे, यूवी के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं उसके बारे में थोड़ी और डिटेल चर्चा करूंगा। ठीक है? और कोई इसमें सवाल है आपके लिए? तो हाँ, गामा के बाद कॉस्मिक रे का रहता है। कॉस्मिक रे का सबसे मैक्सिमम होता है, इनफाइनाइट एनर्जी होती है इसमें, असीमित ऊर्जा होती है। मैंने बोला ना, अगर 10 फीट लोहे की चादर होगी, 10 फीट लोहे की चादर, तो बेत के आर पार निकल जाएगा वो। ठीक है? कॉस्मिक किरण आप सुनते हैं ना, बिजली गिरा है करके, तो बिजली गिरी का मतलब यही है, बिजली ही आपका कॉस्मिक रे से बना हुआ है। तो कॉस्मिक रे सबसे हाईएस्ट एनर्जी होती है, सबसे अधिक ऊर्जा वाला होता है। वो जिसके ऊपर गिरा वो नहीं बचता, ये मान के चलिए, चाहे वो कोई भी चीज हो, छेद करके निकल जाएगा वो। ठीक है? और कुछ? तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का पहला लेयर कंप्लीट हुआ। स्पेक्ट्रोस्कोपी का सेकंड लेयर, रूही मैम हम लोग कितने बजे फिर जुड़ेंगे इसके बाद? हाँ, लंच कर लेते हैं, लंच के बाद फिर वापस बैठेंगे। आधे घंटे का सेशन दे चलेगा? तो अभी टाइम क्या हो रहा है? तो हम 3 बजे जुड़ेंगे वापस। ठीक है? स्पेक्ट्रोस्कोपी 1 का हम सेकंड पोर्शन जो है वो जस्ट आधे घंटे बाद फिर जुड़ते हैं। अब बच्चों, आप लोग को बोर वोर तो नहीं लग रहा है ना, नींद वींद लग रहा है तो आधे घंटे की झपकी ले सकते हैं। ठीक है? समझ में आ रहा है सभी को? चलिए ठीक है, तो अभी आप लेफ्ट हो सकते हैं, 3 बजे वापस फिर जुड़ जाएंगे।